अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 134 को अब 2 नगर सेवक मिलने जा रहे हैं। आसमा आपा, मेरी मिसेस, दोनों मिलकर इस वार्ड में पूरा डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, जैसा जो दर्द इरफान खान का है, आप सभी जानते हैं कि जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी है समाजवादी में रहते हुए, वही सारी कुर्बानियाँ मैंने एमआईएम पार्टी में रहते हुए दी है। मैंने एमआईएम को बढ़ाने के लिए यहाँ से लेके बिहार, औरंगाबाद, कहाँ गए नहीं, जहाँ मुझे पार्टी ने जो भी आदेश दिया था मैं काम की। ये जीते हुए थे, इन्होंने फंड के काम किए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए, पर मैं जीती हुई नहीं थी, इसीलिए मेरे पास फंड के काम तो नहीं थे। लेकिन जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा था, चाहे फिर वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे फिर वो किसी हमारे गरीब बहन का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा होता था, उसके लिए मैं हमेशा आगे होके आवाज़ उठा रही थी। लेकिन पार्टी ने यहाँ पे जो 7 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, आप लोग सभी को पता है कि यहाँ पे पहले जो लिस्ट आई थी 7, हमारा वार्ड जो है मानपुर शिवाजी नगर, वो 8 वार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 सीटें ओबीसी हुई, और 4 सीटें जो थी उसमें से 2 महिला ओपन थी और 2 एससी, ये कैटेगरी आती थी। वो 4 ओबीसी सीटें छोड़िए, मैंने 5 साल वहाँ पे 136 में, आप जैसे जानते होंगे कि मैंने कितना काम की। बीइंग एन एडवोकेट, किसी का पुलिस का मसला है या और भी कोई भी, क्योंकि मैं एक्स कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ, तो मुझे बीएमसी का टोटल नॉलेज था। मैं एजुकेटेड हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मैंने जैसे भी हो सकता है ऑफिस खोल के 5 साल 136 के लोगों की बहुत सहायता की, काम किया। लेकिन अचानक मैं वार्ड ओबीसी होने की वजह से मैं उस कैटेगरी में नहीं आती हूँ, तो मैंने किसी का हक नहीं मारना सोचा। मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं किसी को लाए उधर ड्रैग करे और करे, लेकिन मैंने चुपचाप अपना वार्ड छोड़ा और मैंने पार्टी से डिमांड किया कि मुझे वार्ड नंबर 134 दिया जाए, जो कि महिला वार्ड था, ओपन वार्ड था, और बीइंग अ महिला प्रेसिडेंट मेरा हक था, क्योंकि मैंने काम किया पार्टी के लिए और मुझे पूरा यकीन था कि कम से कम जो 4 वार्ड बचे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी मुझे वहाँ पे कंसिडर करेगी, क्योंकि 2 वार्ड तो महिला थे और 2 एससी और एससी कैटेगरी में मैं आती हूँ। मैंने एससी कैटेगरी से एमएलए का इलेक्शन कुर्ला से लड़ा, तो जब मैं उस कैटेगरी में आ रही थी तो दोनों एससी वार्ड में भी मुझे नहीं उन्होंने कंसिडर किया, मुझे इवन दोनों महिला वार्डों में कंसिडर नहीं किया। मैंने पार्टी के लिए अपना हिजाब रास्ते पे उतरवाई। जब अमित साटम का, जो आप लोगों ने देखा होगा कि अमित साटम ने जो बोला था उसके विरोध में हमने जो आंदोलन किया, उसमें पुलिस ने लिटरली मेरा हिजाब नीचे मतलब उतार के ड्रैग करके नीचे उतारी। पार्टी को इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद कहीं ना कहीं 4 वार्ड में से एक भी वार्ड में कंसिडर नहीं करना, मतलब कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम दूसरों को बोलते हैं कि आवाज़ उठाए, तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। तो मैंने वार्ड नंबर 134 से इंडिपेंडेंट, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर्म भरा, लेकिन मैंने देखा कि इरफान के साथ भी वही चीज़ हुई। फिर हमने बैठ के बात की, इन्होंने इनके जो डेवलपमेंट के काम है उसको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं हमारे बीच में कुछ समझौते हुए हैं, और उसके बाद मैंने आज जाके अपना विड्रॉ कर ली फॉर्म, और मैं पूरी तरह से इरफान की वाइफ डॉक्टर नासिमा खान को, ज़ैनब खान को मैं पूरा अपना समर्थन देती हूँ। और आज मैंने अपना रेजिग्नेशन भी मेल कर दी हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने अपना रेजिग्नेशन मेल कर दिया है, क्योंकि जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो टोटल गलत में आएंगे। अगर खास करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो गोवंडी में जो है तमाम जो वो पार्टी के नेता थे वो चिल्ला कर ये कहते थे कि जो हम पहले सीट जो कैंडिडेट हम मौका देंगे वो पार्टी के लोगों को देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक अनोखी पहल देखी गई कि हेलीकॉप्टर से जो है गोवंडी के ऊपर में कैंडिडेट को थोप दिया गया। किस तरह से देखती है आप इसको? बहुत ही शॉकिंग था, जितना कि आपको शॉकिंग लगता है उतना उससे बढ़कर मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि हर बार मैंने पार्टी की जो प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी देखी है, तो उनकी आइडियोलॉजी इसी पे आधारित थी कि जो मेहनत करेगा उसको पार्टी टिकट देगी। और मैं महिला अध्यक्ष थी, मेरे इख्तियार में जितना था, बीइंग अ वुमेन, जहाँ जहाँ मुझे जाना था, जहाँ जहाँ आवाज़ उठाना था, मैं अपने जो कलीग्स थे मेल, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर काम की हूँ। हर जगह आप देख सकते हैं, मेरा कोई भी काम सभी जगह पे सोशल मीडिया पे है कि मैंने पार्टी के लिए क्या काम की। इतना बड़ा शौक हमको लगा कि पार्टी में जो मतलब एक्टिव मेंबर भी नहीं है, एक मेंबरशिप भी नहीं है जिनके पास, उनका डायरेक्ट लिस्ट में नाम आ रहा है। उस दिन इतनी तकलीफ हुई, इतना शॉकिंग लगा। मैंने इस बारे में आवाज़ उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेल किया, मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को मेल किया, वारिस पठान साहब को मेल किया, फारूक शाब्दी साहब को मेल किया, लेकिन किसी ने कोई उसका जवाब नहीं दिया।
मैं पार्टी के प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए मुझे कहा गया था कि पार्टी का जो भी फैसला डिसीजन है मुंबई का वो फारूक शाब्दी साहब लेंगे। अगर उनसे नहीं हुआ तो इम्तियाज़ जलील साहब जो महाराष्ट्र के सदर है, ये दोनों मिलके जो भी है डिसीजन लेंगे। तो मैंने प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए जो भी काम है इनके नेतृत्व में किया। मैंने कहीं किसी की मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे चरण वंदना की जानी चाहिए या चापलूसी करने से या पैसे लाके देने से टिकट मिलता है, ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो पैसे मैं भी दे के टिकट लेती थी। मुझे अगर सामने से बोला जाता कि ठीक है आपकी मेहनत एक तरफ लेकिन पार्टी को आपको फंड देना ही है, तो मैं भी देती थी ना। इतने गुवाहाटी कमज़ोर में तो एक नहीं लंबी है। सियासी पारी आपकी रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है इरफान खान, उनका भी एक अच्छा तजुर्बा रहा है, जिन्होंने खास करके अगर शिक्षा में बात करें या सड़कों में बात करें तो उन्होंने बहुत सा काम किया है। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में अगर लोग भरोसा करके अगर ये सीट लेकर आते हैं तो आप लोग दोनों मिलकर इलाके के अंदर में एक बड़ा विकास कर पाएंगे? जी, जी, डेफ़िनेटली, क्योंकि एजुकेशन प्लेज़ अ बिगर रोल। बड़ा विज़न होता है, पढ़ते हो तो एजेंडा पढ़ सकते हो। आप लोगों को जानकारी को मैं बता दूँ कि मेरी मदर टंग मराठी है। तो आपको पता है 100% कॉर्पोरेशन का काम मराठी में होता है। तो वो एजेंडा पढ़ा जाता है। वार्ड नंबर 134 की आप देखिए ज़रा, हालत इतनी खस्ता हो गई है, उसके लिए इतना लड़ना पड़ेगा और उसको स्पेशल स्लम एक स्टेटस देके फंड लाना पड़ेगा, क्योंकि 100% स्लम है, 100% एकदम डंपिंग को लग के है। यहाँ पे रोड के नाम पे कुछ नहीं है, विकास के कामों की एकदम धज्जियाँ उड़ी हुई है। इतने घुटने तक गंदगी में लोग रह रहे हैं, छोटे बच्चे जाते हैं डंपिंग में, कितनी सारी मौतें होती है, कितने सारे काम करने बाकी है। तो जैसे डॉक्टर ज़ैनब खान एक डॉक्टर है, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो डेफ़िनेटली हम दोनों का जो एजुकेशन है और हम दोनों का जो विज़न है वो मिलकर आने वाले 5 साल में वार्ड नंबर 134 का टोटल एकदम ही बोलते ना कायाकल्प कर देंगे, फेस चेंज कर देंगे। एक मिसाल बना देंगे हम गोवंडी के लिए वार्ड नंबर 134। तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट चुनो। अभी यहाँ पे हमारे सामने जो खड़े हैं, बीइंग अ लेडीज़ वार्ड, किसी की कोई भी लेडी आपको दिख रही है मैदान में घूमते हुए? यहाँ पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि बीवी नगर सेवक, बहन नगर सेवक, भाभी नगर सेवक, ये क्या चल रहा है? मजाक हो रहा है? आपकी महिला अगर बोल नहीं पाएगी तो हाउस में आपके लिए क्या आवाज़ उठाएगी? तो मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अपना वही कैंडिडेट चुनो जो आपकी आवाज़ बने, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो हाउस तक नहीं जा सकती है। वो चुन के देती है प्रतिनिधि जो आवाज़ उठाए और आपकी एरिया के बारे में उधर बात करे। और जो महिला यहीं आपके सामने आपको वोट नहीं मांग पा रही है, तो वो क्या आवाज़ उठाएगी और क्या काम होगा? तो फिर से लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं और डॉक्टर ज़ैनब, हम दोनों मिलकर आपकी आवाज़ बनेगी, आपकी ज़ुबान बनेगी और आपके साथ, इस वार्ड के साथ जो आज तक नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, उसको हम कहीं ना कहीं ख़त्म करके एक वार्ड को नया रूप देंगे। आसमा जी, जी देखिए, हमारा सीधा सीधा विज़न है डेवलपमेंट का। हम किसी दूसरे मुद्दे पे बात नहीं करते। हम आज इलेक्शन लड़ने आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं और अपने जो कामकाज हम लोग ने 9 साल किया है उसको रखने आए हैं। हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ने देखा होगा किस तरह से 7 माले का स्कूल बनाया है बच्चों के लिए, उसकी बात करने आए हैं। हम मखदूम शमावर रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे गार्डन बनाए, हम उसकी बात करने आए। हम 90 फीट पे गार्डन बनाए, हम उसकी बात करने आए। रफ़ीक नगर में जो म्यूनसिपल स्कूल है वो 9 माले का पास हो चुका है और 1 महीने में उसका टेंडर होना है। उन एक पार्ट CBSE है, एक पार्ट मुंबई पब्लिक स्कूल है, हम उसकी बात करने आए। हम जूने पुलिस स्टेशन के बाजू में बच्चों के बैठने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए, जब रिसेस का टाइम हो, पेरेंट्स वगैरह आए तो अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठ सके, हम उसकी बात करने आए। हम जो ट्रैफिक समस्या हो रही है गोल्डी शिवाजी नगर में, जो रेलिंग वगैरह लगाए, हम उसकी बात करने आए। और आप लोग देख रहे हो कि आज गोल्डी शिवाजी नगर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रस्तों की। आज कनेक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज पूरे गोंडी में आप देखते होंगे, जब भी कहीं से बाहर निकलना हो या इंटर करना हो, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, अंदर घुसने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो हमारा ये है कि रोड नंबर 3 जो है उनको GM लिंक रोड से जोड़ना है। रोड नंबर 6 जो है बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान, माता रमाबाई उद्यान के बीच में जो रास्ता है उसको GM लिंक रोड से जोड़ना है। 7 नंबर रोड जो है, जो माता रमाबाई उद्यान से लग के है, उसको GM लिंक रोड से जोड़ना है। 15 नंबर जो रास्ता है उसको डंपिंग से जोड़ना है, ताकि जो आज मेरी जनता ट्रैफिक समस्याओं पे जूझ रही है उनको राहत मिलनी चाहिए। और हमारा
जो आगे का विज़न है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग आते हैं, हम सबको बता देना चाहते हैं कि सड़क, रास्ता, पानी, मूलभूत सुविधा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे कोई हमारे यहाँ की बच्ची है, कोई लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो जब उनके प्लॉट में जाए, चालियों में भी जाए, तो उनको बेहतर महसूस होना चाहिए कि हाँ, सब चीज़ें डेवलपमेंट है। अच्छे रास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो जितने अच्छे डेवलपमेंट के काम हैं, हमारी नीयत है और हम उसको करके इरफान जी, दिखाएंगे। बहुत अहम सवाल है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो आपका वास्ता जो समाजवादी पार्टी से रहा है और आपके बगल में बैठती आसमा शेख जो है वो MIM से रही है, और अभी आप दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं? जी, आसमा मैडम हमेशा मेरी बड़ी बहन हुई और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे काम को देखा, मेरे विज़न को देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी गोंडी की जनता जानती है कि इरफान सिर्फ काम की बात करता है। मैं किसी के कभी खिलाफ नहीं बोलता, कभी विवादित नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर इसमें से मुझे कुछ उल्टा भी बोलने वाले लोग हैं तो कोई गैर नहीं हो। मेरे गोंडी शिवाजी नगर के मेरे अपने भाई है, तो अगर कहीं से उनको मिसगाइड हो रहा है तो मैं उनसे बात करके हर मसले को हल निकालना चाहता हूँ। मैं लोगों को आज जो जीता हूँ ना, मैं किसी बंदूक की नोक पे नहीं जीता हूँ, तलवार की नोक पे नहीं जीता हूँ, मैंने मोहब्बत से जीता हूँ, मैं अपने अखलाक से जीता हूँ। मेरा जो एजुकेशन है, जो मेरा बर्ताव है, मैं चाहता हूँ कि जो भी जनता हो मुझसे बेझिझक आके बात करना चाहिए, वो कभी मुझसे घबराना नहीं चाहिए। वो ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके साथ 10 लोग हैं, वो ऐसे सोचना चाहिए कि वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं, बहनें सोचनी चाहिए कि अपने भाई से बात कर रहे हैं। मैं इस तरह से कामकाज करना चाहता हूँ और मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा जो विज़न है, मैं इंशाअल्लाह ताला जो डेवलपमेंट का काम है वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वार्ड नंबर जो गोवंडी का 138 है, उसमें अपने बड़े पैमाने पे आपका काम रहा है जी। उसके अधिक भी जो है तमाम जो एजुकेशन के क्षेत्र में आपने काम किया था, रफीक नगर की स्कूल बोले या शिवाजी नगर की स्कूल बोले, उसका आपने डेवलपमेंट का काम किया था। उसके बाद में 134 में आपने क्यों बनाया अपना? देखिए, ये ओपन सीट हो गई है ये, तो मेरी मिसेज डॉक्टर है और मैं चाहता हूँ कि वो कॉरपोरेशन में जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं गोंडी शिवाजी नगर में भी हमारे लोगों आज 12-13 लाख आबादी है। मेरे लोगों को भी एक ज़रूरत है कि एक गोंडी शिवाजी नगर का जिम खाना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं डंपिंग के बाजू के जो BST प्लॉट है, उसको अगर UD मिनिस्टर से मिल के और सारी बातें रख के और कॉरपोरेशन हम जीतते हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो हमारे कामकाज को सुनेगा, हम उस हिसाब से काम करेंगे। जिसमें जनता की भलाई होगी हम उसका काम करेंगे। और जो डंपिंग ग्राउंड है, UD मिनिस्टर से मिलकर कॉरपोरेशन की तरफ से पेपर वर्क करके उसको भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम एक प्लेग्राउंड बहुत अच्छा हो, ताकि आज देखो हमारे बच्चे गोंडी में क्रिकेट खेलते हैं, चारों बाजू 6 नहीं मार सकते, चारों बाजू बाउंड्रीज में 4 नहीं हो सकता, उनको कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। और जैसे फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, तो हम एक गोंडी का जिम खाना बनाना चाहते हैं। जिस तरह से हर एक एरिया में एक जिम खाना होता है, जैसे आपने देखा होगा 7 माले की जो स्कूल है, हमने उसमें ऑडिटोरियम पास करके लेके आए। ऑडिटोरियम क्यों पास किया? जिस टाइम हम आदित्य ठाकरे साहब के पास में गए थे, हमने वहीं यही बातें रखी थी कि सर हमारा गोंडी स्लम इलाका है और जो साइंस के प्रोजेक्ट है, जो प्राइवेसी में बच्चियों को दिखाना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा स्पेस नहीं जो बच्चियों को प्रोजेक्टर या किसी चीज़ पे उसमें दिखाया जाए। तो हमारे गोंडी के लिए भी हर एक एरिया में एक ऑडिटोरियम होता है, हमारे गोंडी को भी एक ऑडिटोरियम दिया जाए। तो मेरी बात उनको अच्छी लगी, हमको बजट मिला और हमने आज देखते होंगे, मुझे लगता है मुंबई का सबसे अच्छा खूबसूरत स्कूल वो बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे 1 से 2 महीने बाद रफ़ीक नगर भी स्कूल जो है 9-9 माले का बनेगा। एक CBSE होगा, एक मुंबई पब्लिक स्कूल होगा। हमने बहुत सारी मेहनतें की है, क्योंकि हम लोगों को दर्द को जानते हैं। आज मैं करीब 13-14 सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैंने वो दिन भी देखा है जब हमारे गोंडी शिवाजी नगर के लोग, हमारी बहनें, हमारी माएँ अपने बच्चों की फ़ीस के लिए 1500, 2000 इस तरह से वो इधर उधर जाके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती थी और हमने बहुत लोगों की मदद की है। उनका दर्द उस वक्त मेरे दिल में था कि मैं एक इंशाअल्लाह ताला अपने गोंडी शिवाजी नगर में एक ऐसा दिन लाऊंगा एजुकेशन पर्पस पे, हेल्थ में और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, कि हमारे गोंडी का बदलाव होगा। और साथ ही साथ किसी भी हमारी बहन या किसी माँ को कभी एजुकेशन के लिए यहाँ दर बदर नहीं फिरना पड़ेगा। 10वीं तक म्यूनसिपल स्कूलें जो है वो होगी, नाइट कॉलेजेस होंगे। इस तरह से हम लोग मेहनत करेंगे और हम जैसे रेशनिंग ऑफिस है, हम आगे आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जो इतनी बड़ी जगह है वो जगह को डेवलप करके कम से कम उसमें एक गोंडी के लिए कॉलेज बनाया जा सकता है,
जैसे कि आप लोग जानते हो ज्ञान संपदा स्कूल के बाजू में जो 600 स्क्वायर मीटर जगह अभी बची हुई है, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो जगह हमको मिल जाती है तो स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। स्पेशल चाइल्ड बच्चे मीन्स जिस तरह से बच्चों कभी कहीं सुसु करना हो, कहीं पोटी करना हो, तो बच्चों को सिखाया जाता है। आज गोंडी में कम से कम 500 से 600 ऐसे बच्चे हैं जिनको उस स्कूल की, स्पेशल चाइल्ड स्कूल की ज़रूरत है, ताकि वो माँ बाप से किस तरह से खाना मांगना हो वो मांग सकते हैं, उनको कहीं लेटरिन जाना हो तो वो बोल सकते हैं। इस तरह से माँ बाप को बहुत राहत मिलेगी। हम सब फलाह और बहबूदी का काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा विज़न अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेंगे। मैं मेरी जनता से भी कहूँगा कि आप लोग भी मेरे लिए कोशिश करिए। आप लोग तो मेरा दर्द जानते हैं कि मैं किस मोड़ से गुजर रहा हूँ, मैं कितने दिनों से परेशान हूँ। मैं 2-4 दिनों से बहुत डिप्रेशन में था, मगर मुझे जहाँ भी बोलना पड़ा, मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी है मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा। मेरे दोस्तों से भी कहूँगा, मेरे दोस्तों मुझे एक पहलू में रख के देखो और एक पहलू में दूसरे को रख के देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारा इरफान कहाँ गलत था। अगर क्या पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन होता है और जीता हुआ कैंडिडेट क्या सीट नहीं लड़ाता है, या मैं लड़ा रहा था तो कोई अनोखा काम था क्या? इसी विधानसभा में और दूसरे लोगों को 2-2 सीटें नहीं दी गई है, तो मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? मैं तो अपने पार्टी का बहुत चाहता था, मेरा तो किसी से विवाद नहीं, मैं तो हर आदमी को अपनाता था, क्योंकि मैं आया था जुल्म करने के नहीं, मैं लोगों का काम करने के लिए आया था। इंशाअल्लाह ताला वो काम करूँगा, मेरे नसीब में जो होगा वो देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं कुछ भी रिजल्ट हो, मैं अपना सोशल वर्क अपनी लाइफ में कभी नहीं खत्म करूँगा। आसमा शेख जी, आपसे सवाल। तरह से आप लोग चुनावी मैदान में जो है समाजवादी पार्टी के सामने अपनी सीट निकाल पाए? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ 2007 में मैं कॉरपोरेटर थी, तब यहाँ पे कोई गढ़ नहीं था। यहाँ पे आमदार, खासदार, नगर सेवक टोटल कांग्रेस के थे। जनता जाग गई है। जनता अगर चाहेगी, जिसने 70 साल के कांग्रेस को खदेड़ के फेंक दिया, तो क्या गोवंडी की मेरी जनता इतनी भी मतलब जागरूक नहीं है? उनको दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है? जिन्होंने इनके साथ में बड़े बड़े वादे किए वो धोखाधड़ी किए। आपका इसका जीता जागता सबूत है, सपा ने धोखाधड़ी की, जीता जागता सबूत है एमआईएम ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। आज आप बताइए मुझे, 50 लाख रुपया कोई बोल रहा है कि दे के टिकट लिया है, कोई बोल रहा है 40 लाख दे के टिकट लिया है। अगर इन्होंने 40-50 लाख रुपया दे के टिकट खरीदा है तो ये पैसा वसूलेंगे कहाँ से? ये पैसा वापस निकालेंगे कहाँ से? तो आपके फंड खा के। मैं जनता को कहना चाहती हूँ कि ये जो उन्होंने पैसा दे के टिकट खरीदा है, ये आपका फंड खा के उसको वापस गेन करेंगे। यहाँ पे ये जो भी पैसा दे के टिकट लेके आते हैं, इनके दिल में खिदमत खल्क बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ एक बिजनेस करने आए हैं। इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो चाहेंगे कि उसको निकाले और वो आपका फंड खाएंगे और फिर आप जहाँ खड़े वहीं रहेंगे। कोई गढ़ नहीं होता है। जनता जिसे चाहे सर पे बिठाएगी, जनता जिसे चाहे धूल चटाएगी। एक और